देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग तीन तरीके का रेडियस देखे थे। ठीक है, एक था वेंडर वाल रेडियस। वेंडर वाल रेडियस, ठीक है। वेंडर वाल रेडियस जो कि जनरली किसमें फाउंड होता था, जो किसमें मिलता था जनरली, नोबल गैसेस में। ठीक है, नोबल गैसेस में अवेलेबल होता था। और इसमें हम लोग क्या बोलते थे, इसमें बोलते थे कि जैसे एक नोबल गैस का मॉलिक्यूल है और दूसरा नोबल गैस का मॉलिक्यूल का बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग कंसिडर करते थे। ठीक है, एक हो गया वंडर वॉल रेडियस। उसके बाद एक होता था कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, और एक था मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोवेलेंट रेडियस जैसे नन मेटल्स में मिलता था। ठीक है, नन मेटल्स में। और मेटालिक रेडियस मेटल्स में मिलता था। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैस। तो हम लोग क्या देखे थे कि जो वंडर वॉल रेडियस होगा वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद मेटालिक रेडियस होगा और सबसे लास्ट में होगा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। तो इसके बाद पीरियोडिक टेबल में क्या रेडियस का रिलेशन है, उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, क्या रेडियस का क्या रिलेशन होता है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में क्या पॉसिबिलिटीज है। एक, हम लोग क्या कर सकते हैं कि राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जा सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट जा सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, और ऊपर से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो यदि हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो कैसे रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और इधर एक्सट्रीम में हीलियम लिखा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे सोडियम, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम रहता है, और इधर में कहीं फिर एल्यूमिनियम करके ऐसे पी ब्लॉक का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक इधर हम लोग नीचे आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग का पीरियोडिक टेबल जो होता है पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइडेड रहता है। तो देखो, ग्रुप में जैसे क्या बोल रहे हैं कि जैसे एक, यदि हम इस तरीके से देख रहे हैं ऐसे, इसको इसको हम क्या बोलेंगे कि एक ग्रुप बोलेंगे, जिसमें मान लो कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, इस तरीके से ये सब जो है ये एक ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ठीक, और जब हम इस तरीके से ऐसे देख रहे हैं, इधर हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या होगा, हीलियम होगा। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम को हम बोल देंगे कि ये दोनों सेम पीरियड में है। ठीक है, ये दोनों को हम क्या बोल देंगे, सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में है। और इस तरीके से करके पीरियड्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब जब तक हम लोग के पास 118 एलिमेंट है, तब तक हम लोग के पास 7 पीरियड होगा और 18 ग्रुप्स होगा। ठीक है, 18 ग्रुप्स होगा। ठीक, 18 ग्रुप्स होगा, और पीरियड्स कितना होगा, 7 पीरियड्स होगा। ठीक, तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप होगा। ठीक, इसके बाद देखो, तो इसमें रेडियस का क्या पीरियोडिसिटी होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब जो सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट हो। तो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से, जैसे पीरियड में बात कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। हीलियम है, इसका 2 होता है। यहाँ लिथियम है तो ये 3 होगा। बेरिलियम 4। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, 11 होगा। और मैग्नीशियम का 12, ऐसे इस तरीके से सबका एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम गया ऐसे, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या आ रहा है,
तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है कि हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। ठीक, अब एकदम नया मेटल ड्राइवर। होता है एटम, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बिल्कुल ही बढ़ेगा तो नहीं। प्रोटॉन का भी नंबर बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ही और नहीं। साथ ही साथ क्या इसके बढ़ेगा, जैसे स्प्लेंडर वगैरह। जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, क्या बात हो रहा है, तो इसमें देखना है। जैसे मान लो लिथियम बेरिलियम, इधर फिर आ जाएगा बोरोन, है ना, कार्बन, इस तरीके से ये सब चीज आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियोन आ जाएगा, ऑन ऑन कर किए थे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इस तरीके से सब आएगा। तो वो नहीं हो जाएगा। एक्चुअल में हो क्या और रहा मर है यहाँ जाएगा। पे, तो देखना है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और मतलब मर जैसे लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन था, जाता तीन है ना, इलेक्ट्रॉन था। इधर इसमें आवाज जा रही ठीक है, बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो साथ ही साथ क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव के बारे में हम लोग बात किए थे कि जेड इफेक्टिव में बेसिकली क्या होता है। तो जेड इफेक्टिव को देखेंगे, देखो जेड इफेक्टिव लास्ट क्लास में बताए थे, फिर से एक बार बता रहे हैं कि जेड इफेक्टिव में क्या होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि एक यहाँ पे प्रोटॉन है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या है, एक यहाँ पे मान लो प्रोटॉन है, और ये क्या है, इसका एक आउटर मोस्ट सेल बना रहे हैं। ठीक है, ये एक सेल बना रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कितना प्रोटॉन है, एक एक प्रोटॉन है। और ये मतलब एक हाइपोथेटिकल हम एटम बनाए। ठीक है, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल एटम हम एज्यूम किए हैं, हाइपोथेटिकल। ठीक है, हाइपोथेटिकल है ये। तो इसमें क्या है कि एक प्रोटॉन है, ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ इसके बाहर एक और सेल है। ठीक है, इसके बाहर एक और सेल है, और इस सेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देगा, एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। समझ रहे हो, मतलब ये प्रोटॉन का जो इन्फ्लुएंस होगा उसको ये इलेक्ट्रॉन नलीफाई कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन में कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये इसका इम्पैक्ट को बाहर नहीं जाने देगा, बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। ठीक है, तो अब हम पूछेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को है ना, कितना फोर्स फील होगा। ठीक है, कितना फोर्स फील होगा बता दें यहाँ पे एक्चुअल में देखो कैसे हो रहा है। ये वाला जो प्रोटॉन है ना, पॉसिबिलिटी क्या है कि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री या फिर क्या फिजिक्स में पढ़े कि अपोजिट चार्ज रहता है, तो वो अपोजिट चार्ज क्या करता है, अपने मतलब अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अपोजिट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सेम जो रहता है, सिमिलर क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके का फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन को जितना अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। मतलब इस केस में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएगा। ये भी समझ सकते हो, या फिर बोल सकते हो सीधा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को कोई फोर्स फील नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन यदि हम दूसरा कोई कंडीशन मान रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दो प्रोटॉन है। ठीक है, ये कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें दो प्रोटॉन है, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल जो इसका बना रहे हैं, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो अब हम बोलेंगे कि अब बताओ कि इसके पास नेट फोर्स कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन नलीफाई कर दिया, तो बच गया एक प्रोटॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के कारण मतलब अट्रैक्शन का फोर्स फील होगा, तो इस प्रोटॉन से पूछा जाएगा कि तुमको, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को पूछा जाएगा कि तुमको कितना प्रोटॉन का फोर्स फील हो रहा है, तो ये बोलेगा एक प्रोटॉन का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, जेड इफेक्टिव है।
कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसको क्या बोलेंगे कि ये बताएगा कि ये इसका फोर्स ऑफ मतलब हमको एक प्रोटॉन का फोर्स फील हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम बोल देंगे जेड इफेक्टिव। देखो फिर से बता रहे हैं एक बार, देखो यहाँ पे, देखो जैसा हम क्या बोल रहे हैं कि एक एटम है मेरे पास, ठीक है, इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है। ठीक, और हम लोग को क्या पता है कि जो लाइक चार्ज रहता है, लाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। और जो अनलाइक, उल्टा बोल दिया, अनलाइक चार्ज रहता है वो अट्रैक्ट करता है, जैसे पॉजिटिव 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 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और लाइक चार्जेस जो है वो क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, लाइक चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक एटम है, बीच में क्या है, प्रोटॉन है, और यहाँ पे जो एटम हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, मान लो एक प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे का फोर्स को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, नलीफाई कर देगा। ठीक है, अब हम पूछेंगे कि जैसे मान लो इसके बाद एक और ऑर्बिट बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, हम पूछेंगे कि ये सिस्टम के कारण, इसको एक सिस्टम मान ले रहे हैं, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कुछ नहीं लगेगा, इसके ऊपर एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोल सकते हैं कि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता, अट्रैक्ट करता, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको रिपेल करता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। मतलब जितना फोर्स से वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा था, उतने ही फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये प्रोटॉन यदि इसको अपने तरफ खींच रहा है, तो उतने ही फोर्स से इसको कोई रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी कर रहा है, और ये इसको खींच रहा है, दोनों बराबर हो गया। तो नेट, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या फील होगा, इसको जीरो फील होगा, नेट फोर्स क्या फील होगा, जीरो फील होगा। इसी तरीके से यदि हम बोले कि यहाँ पे दो प्रोटॉन है, ठीक है, दो प्रोटॉन है, और यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके बाद वाला यहाँ पे हम एक अपना एक और इलेक्ट्रॉन रखे हैं। अब पूछ रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को कितना प्रोटॉन के कारण फोर्स फील होगा, मतलब कितना प्रोटॉन के इक्विवेलेंट फोर्स इसको फील होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को नलीफाई कर देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक प्रोटॉन बच जाएगा। तो इस एक प्रोटॉन का फोर्स इसको फील होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे दो प्रोटॉन है, लेकिन इसको एक्चुअल में कितने का फील होगा, सिर्फ एक प्रोटॉन का फील होगा। तो जो एक्चुअल में इसको फील हो रहा है, जितना प्रोटॉन का इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है, जेड इफेक्टिव किसको बोल रहे हैं। जेड इफेक्टिव समझ में आ रही बात। हाँ, मतलब नेट फोर्स ऑन एनी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, इसको तो नेट ये हो फोर्स गया ऑन जेड एनी इफेक्टिव। तो इलेक्ट्रॉन इन अब ऑर्बिट बोल क्या बोल सकते रहे हैं हैं कि वन। देखो, जैसे हम लोग एक पीरियड में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, इस तरफ से लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो एलिमेंट में क्या हो सकता है, जैसे लिथियम हो गया, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब हो गया। तो लिथियम क्या है, ये तीन, बेरिलियम, बेरिलियम चार हो जाएगा। यहाँ पे बोरोन होता है, बोरोन बेसिकली पांच है, और बेरिलियम यहाँ पे है चार। हाँ, नेट फोर्स ऑन उस इलेक्ट्रॉन पे, मतलब ये समझाने के लिए बताया गया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यदि हम इसको फिजिक्स से रिलेट करेंगे तो मतलब ऐसा समझ सकते हो कि बीच में जैसे एक होलो स्फीयर है, इसके बीच एक यूनिफॉर्म इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बीच में चार्ज है। ठीक है, तो इस चार्ज के कारण इस यहाँ पे जो दूसरा एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा।
ये बोल सकते हैं, ठीक है, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है एक पीरियड में, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्या है। जैसे देखो, लिथियम लिथियम का यदि हम बनाना चाहेंगे तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन होगा, ठीक है, 3 प्रोटॉन होगा, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके इनर मोस्ट सेल पे होगा, ठीक। और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो एक सेल है, इस वाले सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। ये लिथियम के लिए हो गया, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे, न्यूट्रॉन को यहाँ पे शो नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे बेरिलियम के लिए, तो बेरिलियम के लिए यहाँ पे क्या है, 4 प्रोटॉन, ठीक है। फिर ये इसका इनर वाला सेल हो गया, यहाँ पे देखेंगे, ठीक। इस तरीके से देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, इसके बाद वाले सेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके लिए है, लिथियम के लिए। ये किसके लिए है, बेरिलियम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोरोन को देखेंगे, बोरोन बोरोन में क्या होगा, 5 प्रोटॉन यहाँ, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। फिर कार्बन का देख लो, यहाँ पे 6 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ पे देखो, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन में यहाँ पे 7 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, उसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिखेगा कि देखो, यहाँ 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को कितना प्रोटॉन का फोर्स फील होगा, सिर्फ 1 प्रोटॉन का फोर्स फील होगा, ठीक है। मतलब 1 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट, 1 प्रोटॉन जितना फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर पाता उतना का अट्रैक्शन इसको फील होगा, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितना फोर्स फील होगा, इसको 2 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट फोर्स फील होगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर जो इलेक्ट्रॉन है इसको 3 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट फोर्स फील होगा, इधर वाले को 4 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट फोर्स फील होगा, ठीक। और इधर वाले को 5 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट फोर्स फील होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ, डिस्टेंस को मतलब नेग्लिजिबल मान के देखो, क्योंकि ये समझाने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है, ठीक है, कि इस तरीके से कुछ चीज हो रहा होगा, है ना। और डिस्टेंस को भी कंसीडर करेंगे, सुनो, डिस्टेंस को भी कंसीडर करेंगे तो तुम्हारा जो सेल है, सेल का पोजीशन तो फिक्स है ना, ठीक है। अभी सेल का नंबर तो नहीं बढ़ रहा है, तो सेल का पोजीशन फिक्स है। जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ से, इससे पहले वाला लेक्चर देखोगे तो उसमें बताया था, जैसे देखो ये सेल फिक्स है, और ये सेल का रेडियस फिक्स है। तो अब जो भी चीज हो रहा है इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है, तो डिस्टेंस को कंसिडर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही क्या बोल रहे बात। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ सेल सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि तीन तीन प्रोटॉन, अब जैसे मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स सबका बढ़ते जा रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपने तरफ खींचेगा, एक एक प्रोटॉन अपने तरफ खींचेगा, अब इसी इलेक्ट्रॉन को
दो प्रोटॉन अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, मतलब दो प्रोटॉन का फोर्स इसको फील हो रहा है। यहाँ पे तीन प्रोटॉन का फोर्स फील हो रहा है। यहाँ पे छह प्रोटॉन का मतलब चार प्रोटॉन के इक्विवेलेंट फोर्स फील हो रहा है। तो मतलब जैसे फोर्स, मतलब इमेजिन कर लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे तुमको पहले एक आदमी खींच रहा है अपने तरफ, फिर धीरे धीरे दो आदमी खींचेगा, फिर तीन आदमी खींचेगा। तो किस केस में मतलब तुम क्लोज आते जाओगे, ठीक है, मतलब जब जब जैसे एक आदमी खींच रहा है तो हो सके तुम अपने जगह से हिलो भी ना, फिर दो आदमी तुमको खींचेगा तो हो सके तुम थोड़े पास आ जाओ, तीन आदमी खींचेगा तो हो सके तुम थोड़े और पास आ जाओ। तो मतलब बोलने का मतलब है कि साइज तुम्हारा क्या होता जाएगा, डिस्टेंस इससे कम होता जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब पीरियड में तुम्हारा मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मतलब लिथियम से, लिथियम सबसे बड़ा हो जाएगा, बेरिलियम उससे कम होगा, बोरोन उससे कम होगा, कार्बन उससे कम होगा, ठीक है, नाइट्रोजन उससे कम होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हीलियम को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हीलियम में वैंडरवाल रेडियस आ जाता है। तो वंडरवाल रेडियस आने से क्या होगा कि वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग नोबल गैस का यहाँ पे बात ही नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ तक फ्लोरीन तक बात कर रहे हैं, मतलब हेलोजन तक बात करेंगे, ठीक है, हेलोजन तक बोल रहे हैं, ये इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक में सबसे छोटा साइज हो जाएगा फ्लोरीन का, ठीक है, और सबसे बड़ा साइज हो जाएगा लिथियम का। तो इस तरीके से चलता है। ये बात समझ में आ गई कि अलोंग द पीरियड में क्या क्या हो रहा है। अलोंग द पीरियड में हो रहा है कि अलोंग द पीरियड में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, ठीक, उसके बाद प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ने का कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, रेडियस घट रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब कि ये जो प्रोटॉन है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले रहा है। तो ज्यादा फोर्स से खींच रहा है तो मतलब एटम का साइज ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। बताएंगे एक बार। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या हो रहा है ना, नेक्स्ट में देखो। अब अलोंग द ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक, तो ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में क्या होगा, देखो जैसे ग्रुप में क्या ले सकते हैं, मान लो हम लोग लिथियम ले लिए एग्जांपल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, तो ये सब एलिमेंट हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, जैसे लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, सोडियम में 11 है, और पोटेशियम में कितना, 19 है, ठीक, इस ऐसे। तो इसका इसका यदि ड्राइंग बनाएंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, ठीक, फिर एक सेल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये किसके लिए हो गया, लिथियम के लिए हो गया। अब देखो यहाँ पे सोडियम के लिए बना रहे हैं, तो सोडियम में क्या है, 11 प्रोटॉन, कैसे अरेंज होगा, 2 यहाँ पे, ठीक है, 8 यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, और बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद इसी तरीके से पोटेशियम का भी बनेगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अभी बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो डिस्टेंस को कवर मतलब कंसीडर करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि साथ ही साथ डिस्टेंस भी तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ न्यू सेल हो रहा है, एडिशन ऑफ न्यू सेल, ठीक है, न्यू सेल या न्यू ऑर्बिटल ऑर्बिट बोल सकते हैं, और एडिशन ऑफ न्यू सेल। न्यू सेल जैसे यहाँ पे 2 ही सेल था, n = 1 और n = 2, और यहाँ पे क्या है, n = 1
n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा पोटेशियम में, फिर और आगे बढ़ोगे तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जितना तुम्हारा नंबर बढ़ता जाएगा सेल का, तो सेल का रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बोलेंगे जेड इफेक्टिव का क्या होगा, तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे मोर और लेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा कि देखो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे थे, तीन तीन प्रोटॉन है, दो इसको नलीफाई कर दिया, तो इसको एक प्रोटॉन के कारण फोर्स फील होगा इसको। ठीक है, यहाँ पे जैसे 11 प्रोटॉन है, तो ये 11 प्रोटॉन को ये, और मतलब समझ लो यहाँ पे 10 प्रोटॉन को ना ये 10 इलेक्ट्रॉन मिलके नलीफाई कर देगा, बचेगा सिर्फ ये। तो इसको भी सिर्फ एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट फोर्स फील होगा। तो डिफरेंस क्या रह गया, इसको भी एक प्रोटॉन का फील हो रहा है, इसको भी एक प्रोटॉन का फील हो रहा है। तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल का एडिशन हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हम लोग, एक एक सेल बढ़ता जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आने से क्या होता है, मतलब साइज रेडियस जो होता है एटम का बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम सबसे छोटा हो जाएगा, और जो ये है, ये एलिमेंट आरबी जो लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया, पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, देखो अब क्या होता है ना, अब इसमें कुछ कुछ चीज है, एक्सेप्शन है जैसे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, घटेगा नहीं। उसका बात कर रहे हैं अभी हम लोग कि क्या है, कि किस तरीके से होगा। देखो देखो रिजिड नहीं होना है, यहाँ पे समझना है कि मतलब जेड इफेक्टिव जैसे घटेगा भी तो उतना ज्यादा भी नहीं घट जाएगा। ठीक है, एकदम से मतलब समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट रहेगा या फिर इक्वल रहेगा। ठीक है, रिजिड नहीं होना है यहाँ पे कंसेप्ट में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे ग्रुप 13 का एलिमेंट है ना, ग्रुप 13 में दो है, एक 13 और 31, मतलब एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और गैलियम। ठीक है, ये दोनों, तो इसका 13 है और इसका 31 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखेंगे तो कैसे होगा, नियॉन 3s2 3p1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बता चुके हैं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ये दो हो गया और ये एक, तो 10 2 12 1 13, यहाँ पे 31 है, तो आर्गन। ठीक है, उसके बाद 3d10 4s2 4p1। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे एक में शील्डिंग के बारे में, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। तो देखो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़े थे, तो जैसे स्फेरिकल है, एस ऑर्बिटल है, तो इसका गुड शील्डिंग होता है। ठीक है, गुड शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका, एस ऑर्बिटल का। ठीक है, एस ऑर्बिटल का क्या होता है, गुड शील्डिंग इफेक्ट। गुड शील्डिंग इफेक्ट मतलब, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो बीच में जो प्रोटॉन है ना, ये इस प्रोटॉन का पूरे अच्छे से शील्ड कर पाता है, ये तो प्रोटॉन का कुछ इन्फ्लुएंस बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल भी मतलब जहां पे एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना, वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का बात की वो इक्वल हो रहा है। और यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल आता है, तो पी ऑर्बिटल में भी ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब लगभग इक्वल ही होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन के। ठीक, इस तरीके से होता है। लेकिन जब जहां पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना चालू होता है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना चालू होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, क्योंकि ये उतना परफेक्ट स्क्रीनिंग या फिर प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर मतलब प्रोटॉन का पावर है ना, वो क्या होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चालू कर देगा।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब एल्युमिनियम और गैलियम, पूछेगा ये दोनों में से किसका रेडियस बड़ा होता है, तो इसमें क्या कर देना ना, इसमें एल्युमिनियम को आगे कर देना होगा। ठीक है, एल्युमिनियम को क्या करना होगा, आगे कर देना होगा, गैलियम को पीछे करना होगा, मतलब ये। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि एक सेकेंड, इसका रीजन क्या होगा, एल्युमिनियम का क्यों साइज बड़ा हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ 3D10। ठीक है, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ पुअर सील्डिंग ऑफ 3D10 electrons attraction on outermost electron cloud increases, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, देखो ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे जो ये 10 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको पूरा, इस प्रोटॉन को पूरा नलिफाई नहीं कर पा रहा, तो इस एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि ये प्रोटॉन का जो पावर है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच ले रहा है। ठीक है, जैसे यदि मान लो यहाँ पे एक प्रोटॉन है और इसको स्फेरिकल से हम लोग सराउंड कराए हैं, तो ये इस प्रोटॉन के पावर को या फिर इन्फ्लुएंस को बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन यदि वही ये डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल का सील्डिंग पुअर होता है, तो इसलिए क्या होगा कि ये प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस पूरा बाहर जाएगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इसको सील्ड नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो इसलिए जीए जो गैलियम है, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एल्युमिनियम से। ये क्वेश्चन बन सकता है गेट का। ठीक है, लेकिन जब हम लोग आयोनिक रेडियस का बात करेंगे, तो आयोनिक रेडियस में कंसेप्ट वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। देखो जैसे इस तरह से आयन जैसे दे देगा, जैसे मान लो Ga+3 और Al+3, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है ये पूछेगा, तो इसका आंसर होगा Ga+3 बड़ा होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, मतलब नॉर्मल यदि न्यूट्रल फॉर्म में पूछ रहा है तो एल्युमिनियम का रेडियस बड़ा हो जाएगा, लेकिन आयोनिक फॉर्म में पूछ रहा है तो इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो, समझ में आ गया बात। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से देखो एफ ऑर्बिटल के साथ भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसको बता दे रहा हूँ कि जेड आर और एच एफ में जेड आर का साइज बड़ा होता है, जबकि एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है ना। जेड आर का एटॉमिक नंबर 40 है और एच एफ का एटॉमिक नंबर 72 है। यहाँ पे एफ ऑर्बिटल का पुअर सील्डिंग होता है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो। लेकिन यदि ऐसे पूछेंगे Zr+2 और HF+2 में किसका रेडियस बड़ा होगा, तो उसमें हम लोग HF+2 बोल देंगे। आयोनिक फॉर्म में एक्सेप्शन नहीं चलता है। ठीक है, आयोनिक फॉर्म में एक्सेप्शन नहीं चलेगा, एक्सेप्शन सिर्फ इसी में चलेगा, ऐसे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद एक और कंसेप्ट है इसमें कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होता है उसका रेडियस के बारे में। ठीक है, आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का रेडियस के बारे में है इसमें। तो उसको बताएंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या होगा। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या फिर इस तरीके से देख रहे हैं कि मान लो कोई एलिमेंट है मेरे पास, जिसको हम मान लो एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एम से मेरे पास कोई एलिमेंट है या फिर कोई मेटल है। ठीक, तो इसका तीन तीन तरीका हो सकता है, मतलब तीन फॉर्म में इसको बता पा रहे हैं कि जैसे मान लो एक बार इसका कैटायन बना देते हैं। ठीक है, एक बार मान लो ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में है और एक बार हम क्या बना दे रहे हैं, इसका एनायन बना दे रहे हैं। ठीक, कैटायन, एनायन और मेटल का ओरिजिनल फॉर्म।
तो तीनों में किसका साइज बड़ा होगा? तो क्या बोल रहे हैं कि जो एनायन है वो सबसे बड़ा होगा और कैटायन जो होगा वो सबसे छोटा होगा। इस तरीके से हम लोग को देखना है, ठीक है। यदि सेम है और इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करने से रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा और रेडियस बढ़ेगा। और जो यहाँ पे कैटायन बन रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन घटेगा, ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसको फिर से बताते हैं, मीटिंग अभी खत्म हो जाएगा, इसको फिर ज्वाइन करना नेक्स्ट वाले में।